स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को पढ़ेंगे कि ये क्या क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे हम कोई इलास्टिक रबर बैंड को खींचें, ठीक है, तो वो खिंचता है, उसकी लेंथ चेंज होती है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे आपके सामने एक रॉड बना रही हूँ, एक रबर के रॉड या शीट आप कह लें। ठीक है, उसकी लेंथ मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास एल है, ठीक है, और उसके ऊपर मैं फोर्स एक्सर्ट करती हूँ आउटवर्ड, एफ के नाम से उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एफ के अल्फ़ाबेट से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ आउटवर्ड्स, उसके दोनों कोनों से पकड़ के उसको खींच रही हूँ, तो मैं देखूँगी उसकी लेंथ में चेंज आया है और वो लंबा हो गया। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई में मेरे पास चेंज आया है उसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डेल्टा एल से। तो मैं कहूँगी कि ये जो मैंने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की एक इलास्टिक मटेरियल के ऊपर, उसे मैं कहूँगी कि ये मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। और जो इसकी लेंथ में उस स्ट्रेस की वजह से चेंज आया, लंबाई में उसके फ़र्क आया, उसे मैं कहूँगी कि ये टेंसाइल स्ट्रेन है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसी रॉड को, ठीक है, दबाऊँ, ये जैसे दोबारा इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, इसको मैं दबाती हूँ, यानी कि इनवर्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ अंदर की तरफ। इस पर जब मैंने दबाव डाला तो मैं देखती हूँ कि इसका जो मेरे पास लेंथ है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, अगर पहले मेरे पास इसकी लेंथ थी एल, ठीक है, और इसको मैंने दबाया तो इसकी जो नई लेंथ होगी वो दब जाएगा। ठीक है, उसकी जो लेंथ है उसमें कमी आ जाएगी डेल्टा एल से। ठीक है, तो इसे मैं कहूँगी कि मैंने इसके ऊपर एक कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई किया। कंप्रेसिव यानी कि इसको मैंने कंप्रेस किया, इसको दबाया, तो वो मेरे पास जो फोर्स है वो कहलाएगी कि ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और उस स्ट्रेस के अप्लाई करने के बाद जो उसकी लेंथ में चेंज आया उसे मैं कहूँगी कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेन है। ठीक है, ये सब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशंस के थ्रू। कि यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ऊपर वाली डायग्राम बनाई थी टेंसाइल के लिए, नीचे वाली बनाई कंप्रेसिव के लिए, तो मैं टी और सी से रिप्रेजेंट करती हूँ कि अगर मैं इक्वेशंस लिखना चाहूँ कि टेंसाइल स्ट्रेस किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है इक्वेशंस के थ्रू, तो वो मैं कह सकती हूँ कि जैसे देखें, अगर मैं इस रॉड को, ये जो इलास्टिक रॉड था, छुरी से काटूँ, इसको कोई भी प्लेन या छुरी इसके परपेंडिकुलर ऊपर रखूं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रखती हूँ और इसे कट करती हूँ, तो मैं देखूंगी जो मेरे पास फेस एक आएगा उसे मैं कहूँगी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जिसको एक सीधी प्लेन से काटा जाए, एक परपेंडिकुलर मैंने ऊपर प्लेन रखा या कोई भी कटिंग की चीज़ रखी जो 90 डिग्री पे इसके ऊपर रखी और उससे इसको कट किया, ठीक है, तो उसे मैं कहूँगी कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जब मैंने फोर्स अप्लाई की तो इसका जितने भी मेरे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैं ये फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और वो मेरे पास आएगा फोर्स पर एरिया। और फोर्स के हम यूनिट्स जानते हैं कि वो होते हैं न्यूटन, और एरिया का हमारे पास यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि इसके जो यूनिट्स हैं वो मेरे पास पास्कल भी होते हैं, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल के नाम से रखे क्योंकि उन्होंने ये यूनिट्स डिराइव किए थे। ठीक है, इसी तरह से अब आगे हम लोग देखना चाहें कि जो टेंसाइल स्ट्रेन है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर मैं लिखूं कि टेंसाइल स्ट्रेन मेरे पास चूंकि लेंथ में चेंज आया है, ठीक है, तो इसे मैं आगे लिख सकती हूँ डेल्टा एल बाय एल, यानी कि जो लेंथ मेरे पास एक्चुअल थी एल, उसके जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आया मेरे पास डेल्टा एल। तो इस रेशो से मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जो एक्चुअल लेंथ थी उसको खींचने के बाद कितनी उसके अंदर लेंथ में चेंज आए, कितनी लेंथ उसकी बढ़ी है स्ट्रेच होने के बाद। और इसके यूनिट्स कोई नहीं होते क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि एक रेशो है लेंथ्स का, तो इसके जो यूनिट्स हैं मीटर मीटर के आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इन दो क्वांटिटी से तो मुझे ये पता चला कि जो मैंने फोर्स एक्सर्ट की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस फोर्स एक्सर्ट करने के बाद मेरे पास जो उसमें उसकी लेंथ में चेंज आया वो मैंने देखा। लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चले कि कोई भी जो मेरे पास सब्सटेंस है वो कितनी हद तक खिंच सकता है, उसकी लेंथ किस हद तक वो इजाज़त देगा कि उसकी लेंथ इतनी चेंज हो।
ठीक है, एक मतलब कि मटेरियल के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। अगर मैं ताला पकड़ के खींचना शुरू कर दूं वो तो बहुत मुश्किल है कि वो उसकी लेंथ में कोई चेंज आए। अब मैं देखती हूँ कि रबर बैंड में अगर पकड़ूं तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आ जाता है। तो इसे हम डिस्क्राइब करते हैं आगे फर्दर यंग्स मॉडुलस से। ठीक है, मॉडुलस से मुराद कोई भी ऐसा रेशो, ठीक है, कोई भी ऐसा रेशो या न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3, जो मुझे ये बताए कि किसी भी सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, वो कैसी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो मटेरियल है इसकी जो गर्म होने की मेरे पास मॉडुलस है वो 2 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यानी कि ये 2% जो है ये इजाज़त देता है कि इसको गर्म किया जा सके। ठीक है, उसके बाद ये गर्म नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से जो यंग मॉडुलस है वो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना इलास्टिक है। और ये जो यंग मॉडुलस है ये डिराइव किया था एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने। और उसने ये हमें बताया कि यंग मॉडुलस कैसे डिराइव किया जाता है। वो ऐसे डिराइव किया जाता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का ये रेशो होता है। ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना स्ट्रेस अप्लाई किया वो उसके लिए कितना स्ट्रेन आगे शो करता है, यानी कि अपने अंदर कितना चेंज लाने देता है। इसे अगर मैं आगे फर्दर डिराइव करूँ तो यहाँ पे लिख सकती हूँ फोर्स पर एरिया जो मैंने अप्लाई किया स्ट्रेस। ठीक है, और उसकी वजह से जो उसकी लेंथ में चेंज आया वो हमें ये फॉर्मूला बताता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जो कि ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उसकी जो लेंथ है उसमें इतना चेंज नहीं आया। तो हम ये देखते हैं कि जैसे न्यूमरेटर में जो फोर्स है मेरे पास वो चूंकि ज़्यादा है तो जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमें ये शो कर रहा है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने फोर्स तो ज़्यादा अप्लाई की लेकिन उसकी लेंथ में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। दैट मीन्स कि जो मेरा सब्सटेंस है वो ज़्यादा स्टिफ है। स्टिफ से मुराद ये कि वो अपनी शक्ल में ज़्यादा चेंज नहीं आने दे रहा। ठीक है, और मेरा सब्सटेंस जो है वो इलास्टिक ज़्यादा है क्योंकि जो इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं वो अपनी शक्ल में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आने देते। सही, तो यूं मुझे ये पता चला कि जो मेरा यंग मॉडुलस है वो एक इलास्टिक मटेरियल के लिए ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो कम लगा रही हूँ लेकिन उसकी लेंथ में चेंज मेरे पास ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू भी कम है, जो मेरा सब्सटेंस है वो स्टिफ भी कम है और वो इलास्टिक भी कम है। ठीक, यहाँ तक तो हमने देखा कि जो हमने बात की थी कि टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। ठीक है, तो अब हम आगे फर्दर बात करते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जैसे मैंने आपको बताया था उसी रॉड को अगर हम लोग स्क्वीज करें उसको दबाएं तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा और लेंथ में उसकी कमी होगी। ठीक है, तो उसे मैं इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उसमें मेरे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, यानी कि मैंने उसे दबाया तो मैंने जो फोर्स एक्सर्ट की उसका फॉर्मूला भी मेरे पास यही आएगा कि फोर्स पर एरिया। लेकिन जो मेरे पास स्ट्रेन आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन यानी कि उसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आए तो मेरे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव डेल्टा एल बाय एल क्योंकि उसकी जो लेंथ है उसमें मेरे पास कमी आई है और जो मेरे पास यंग्स मॉड्यूलस है इसके लिए, ठीक है, उसकी वैल्यू वही रहेगी यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का मेरे पास रेशो रहेगा। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का मेरे पास ये रेशो रहेगा जो मुझे उसी तरह से बताएगा कि जो मेरे पास सब्सटेंस है, ठीक है, वो कंप्रेस अपने आप को होने देता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका रेशो लूँ तो ये आएगा फोर्स पर एरिया और माइनस डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, पहले जो हम लोगों ने मॉडुलस देखा था यंग्स मॉडुलस उसमें था कि कोई सब्सटेंस अपने अंदर स्ट्रेच कितना आने देता है और ये वाला जो मॉडुलस है ये मुझे बताएगा कि कोई सब्सटेंस अपने अंदर कितना अपने आप को कंप्रेस होने देता है। अब ये जो यंग मॉडुलस है इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। अब देखते हैं हम कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें स्प्रिंग्स के साथ काफ़ी हैवी मशीनरी लटकी हुई होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मिलिंग मशीन्स होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े अप्रेटिसेस होते हैं जो इन स्प्रिंग्स के साथ लटके होते हैं। तो ये यंग मॉडुलस ऐसी जगहों पे हमें फ़ायदा देता है कि जब हम लोग मॉडुलस के थ्रू देखते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये इलास्टिक है कि नहीं, ठीक है, या इसकी इलास्टिसिटी कितनी है या ये कितना स्टिफ है। ठीक है, अगर हम लोगों का इलास्टिक
मॉडुलस जो है, जो यंग मॉडुलस है, वो ज़्यादा होगा तो हमारा सब्सटेंस भी इलास्टिक ज़्यादा होगा और स्टिफ भी ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हैवी सब्सटेंस जो है उसे उठा सकेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स का आपको यंग मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है।